नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे इस प्यारे से और सुंदर से भूगोल में भारत, लोग और अर्थव्यवस्था पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। हमारा चैप्टर 4 चल रहा है, जिसका आज लेक्चर नंबर 5 है। हम जल संसाधन की बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि जल क्या क्या काम आता है, जल में प्रदूषण किस प्रकार फैलता है, जल को प्रदूषित होने से कैसे रोका जा सकता है, और जल से संबंधित जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, नदी घाटी परियोजनाएं हैं, आदि चीज़ों की बात करने के बाद हमने रोलेगन सीधी मॉडल को पढ़ा, एक गांव में और एक आर्मी के जवान की बात की। उसके बाद आज के इस लेक्चर में बड़ी मज़ेदार चर्चा हम करने वाले हैं और वो चर्चा हमारी जल संभर प्रबंधन, यानी जल का सदुपयोग कैसे किया जा सकता है। जल संभर प्रबंधन की बात हमने पहले भी की है। जल संभर प्रबंधन का मतलब होता है जो जल हमारे पास है धरातल पर, उसका सही तरीके से सदुपयोग करना और उसे सही तरीके से मैनेज करना जल संभर प्रबंधन कहलाता है। वैसे ही हम देखेंगे वर्षा का जो जल होता है उसका संग्रहण कैसे किया जाए, उसको इकट्ठा कैसे किया जाए, वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्षा जल संग्रहण। और सबसे बाद में हम जो चीज देखने वाले हैं वो जल का पुनः चक्र देखेंगे, यानी जल का दोबारा से उपयोग किया जा सकता है क्या? जो जल हमने काम में ले लिया, क्या उसका दोबारा काम आ सकता है? वो बिल्कुल आ सकता है। ऐसी ढेर सारी चीजें हम देखेंगे जिसमें जल का पुनः प्रयोग किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं आज के इस मजेदार लेक्चर को और एक एक चीज को जानते हैं कि जल संभर के साथ ही सारी चीजें क्या होती है। जल संभर नाम आपके सामने कई बार आया। जल संभर का अर्थ मोस्टली अगर हम देखें तो क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। जल संभर पानी का इकट्ठा होना है। जैसे एक नदी इधर से आ रही है, मान लो कि ये गंगा नदी और यूपी बिहार के आसपास आ रही है। इधर से देखा कि असम के आसपास और ब्रह्मपुत्र जैसी नदी पश्चिम बंगाल और असम की तरफ से आ रही है। तो ये दोनों नदियां आ रही हैं, तो इस नदी का भी एक क्षेत्र ऐसा होगा जब पानी इकट्ठा हो जाता है। क्या इकट्ठा हो जाता है? पानी। इसका भी एक क्षेत्र तो ऐसा होगा जब पानी इकट्ठा हो जाता है। या फिर कोई आंतरिक प्रवाह वाली छोटी नदी। आंतरिक प्रवाह का मतलब होता है छोटा सा रूप लेने वाली या छोटा सा प्रवाह करने वाली जो नदी होती है वो आंतरिक प्रवाह की नदी होती है। कौन सी होती है भाई? आंतरिक प्रवाह। आंतरिक प्रवाह। भारत में नदियों के ये तीसरा रूप है नदी का। कौन सा रूप है? तीसरा। भारत में तीन प्रकार की नदियों के रूप पाए जाते हैं। एक तो वह नदियां जो सीधी अरब सागर में गिर जाती है। कहां गिर जाती है भाई? अरब सागर में, सीधा अरब सागर में जाके गिर जाती है। एक तो वो रूप हो गया। एक वो रूप जो नदियां सीधी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी, जिसे हम रत्नाकर कहते हैं। महोदधी और रत्नाकर से नाम से भी, महोदधी और रत्नाकर दो नामों से इनको और जाना जाता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को। तो अरब सागर और बंगाल की तरफ जाती है तो दो रूप तो वो हो गए। तीसरा आंतरिक प्रवाह वाली वो नदी है, यानी कि अपने घर का नाला, यानी कोई भी नाला या छोटा रूप। जैसे एक नदी थोड़ी सी दूर चली और फिर लुप्त हो गई, वो आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। और जो नदी अपने उद्गम स्थान से, कहां से? उद्गम यानी कि जहां से शुरू हुई है वहां से लेकर अपने गंतव्य, यानी जहां उसे जाना है उस गंतव्य स्थान तक चलती है, तो इस नदी को हम किस नाम से जानेंगे? इस नदी को हम जानेंगे अरब सागर में जाने वाली होगी या फिर बंगाल की खाड़ी में जाने वाली होगी। दोनों में से एक जगह पक्का जाएगी। जल संभर प्रबंधन जो है इसी चीज को समझाता है। जल संभर प्रबंधन कहता है कोई छोटी सी आंतरिक प्रवाह, इसके अंदर सबसे ज्यादा आंतरिक प्रवाह वाली नदियां आती है। जैसे कि एक नदी यहां से आ रही है, थोड़ी सी दूर चली और यहाँ लुप्त होने लग गई, तो पानी यहाँ इकट्ठा एक झील के रूप में पानी इकट्ठा हो गया। किसके रूप में इकट्ठा हो गया? इस नदी का पानी एक झील के रूप में। अब इस पानी का उपयोग आप कृषि में ले सकते हैं। इस पानी का उपयोग आप खनन कार्यों में या फिर औद्योगिक या उद्योगों में ले सकते हैं। इस पानी के हम ढेर सारे प्रयोग कर सकते हैं। यही कहलाता है जल संभर। क्या कहलाता है? पानी का सही तरीके से उपयोग करना, ये जो चीज है ये जल संभर कहलाती है। इसके बाद जल संभर की जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जल संभर एक निश्चित स्थान पर इकट्ठा हो रखा जल है, उसका मानव किस प्रकार से सदुपयोग करेगा वो उसका प्रबंधन है। यानी कि किसी स्थान पर जल का इकट्ठा हो जाना जल संभर है, लेकिन उस जल का मानव कैसे उपयोग करेगा, उस जल को मानव जो है वो कैसे काम में लेगा, ये व्यवस्था करना
इसके लिए कोई नियम बनाना या फिर उस जल का सदुपयोग कैसे किया जाए, इस पे कोई सटीक रणनीति बनाना जल प्रबंधन कहलाता है। और ये प्रबंधन हम जब करते हैं तो इसे जल संभर प्रबंधन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जल संभर प्रबंधन। धरातल पर जल आपको दिखाई देता है और भूमि के अंतर्गत आपको जल दिखाई देता है, इसलिए धरातलीय एवं भौम संसाधनों का अध्यक्ष प्रबंधन जिससे कि वे व्यर्थ ना हो, जल प्रबंधन कहलाता है। ये कह रहे हैं कि जैसे कि यहां हम समझते हैं इस बात को कि ये जो जमीन है, ये जो धरातल है, इस धरातल के ऊपर अगर पानी है, ये धरातल है, ये क्या है? धरातल है। अब इस धरातल के ऊपर मान लो यहाँ कोई कुआं है इस स्थान पर, तो वो इसके अंदर नहीं आएगा। मान लो यहाँ कोई तालाब है, क्या है ये? तालाब। तो तालाब किस में आएगा? धरातलीय जल में। मान लो यहाँ कोई झील है, तो फिर झील किस में आएगी बताओ? धरातलीय जल में। कोई नहर है, यहाँ पे कोई नहर है, ये नहर भी किस में आएगी? धरातलीय जल में। तो धरातलीय जल में वो सारी चीजें आ जाती है जो धरती के ऊपर है। जबकि भूमिगत जल में, जैसे मान लो हमने ये एक कुआं खोदा इस प्रकार से, ये जो कुआं खोदा गया है ये किस में आएगा? ये भूमिगत जल में आएगा। किस में आएगा? यानी भूमि के अंदर से हम जल निकाल रहे हैं तो वो भूमिगत जल है। कैसा है? भूमिगत जल। जबकि ये कैसा है? ये धरातलीय जल है। कैसा है भाई? मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, जमीन के अंदर से पानी निकालना। कहां से निकालना? अंदर से। तो भूमि के अंदर से निकाल रहे हैं तो भूमिगत जल कहलाता है। बाहर पानी पड़ा है, झील के रूप में मिलता है, बाहर पानी अगर मिलता है, या फिर नहर के रूप में मिलता है, या फिर नदी के रूप में मिलता है, तालाब या तलैया के रूप में मिलता है, तब वो सीधा सीधा धरातल के ऊपर मिला है, इसलिए वो धरातलीय जल है। अब जो धरातल के ऊपर जल मिला है उसका और भूमि से जो निकाल रहे हैं उसका, दोनों के बारे में अगर हम कोई प्लानिंग करते हैं, या फिर जो ऊपर जल मिला है उसको कैसे खपत करना है, उसको कैसे दोहन करना है मितव्ययता के साथ, इसका मतलब है जितनी जरूरत होती है उतना ही उसका दोहन करना है। मितव्ययता का मतलब होता है आवश्यकता अनुसार उसको खर्च करना है पानी को। इसकी कोई रणनीति हम बनाते हैं, इसके लिए कोई प्लान अगर हम करते हैं तो वो कहलाता है जल संभर प्रबंधन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ जाना चाहिए, बहुत आसान चीज है। जल संभर प्रबंधन, जो जल पड़ा है उसको कैसे उपयोग में लिया जाएगा, इससे संबंधित नीति नियम मेथड लॉ का निर्माण अगर हम करते हैं, सुचारू रूप से उपयोग कैसे किया जाएगा, ये जल संभर प्रबंधन कहलाता है। ये धरातल के जल से संबंधित भी हो सकता है, होता ही है उससे संबंधित तो, लेकिन कभी कभी भूमिगत जल जो बाहर निकाला है उससे भी कभी कभी हम झील और तालाब बना देते हैं, कुआं चलाया और तालाब बना देते हैं। उस पानी का हम कैसे उपयोग करेंगे वो भी जल संभर प्रबंधन में आ जाता है। आगे देखिए जल संभर प्रबंधन की और बातें। जल संभर प्रबंधन से संबंधित यानी जल का सही उपयोग करने के लिए केंद्र सरकार ने बहुत सारे प्लान चलाए। किसने चलाए? केंद्र सरकार ने। यानी हमारी जो केंद्र की सरकार होती है, यानी दिल्ली की जो सरकार होती है, उसने ढेर सारे नियम बनाए, प्रमुख कदम उठाए। मतलब जल का उपयोग और जल का सदुपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, इससे संबंधित ढेर सारे नियम, ढेर सारे रूल्स बनाने का जो कार्य किया है वो केंद्र सरकार ने किया है। और इसमें इसका साथ दे रही है प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार। कौन दे रही है? राज्य सरकार। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे हम केंद्र सरकार कह रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार तो अपना काम कर ही रही है, अलग अलग क्षेत्र में कुछ प्लान निकाल रही है कि जल का उपयोग सही तरीके से किया जाए। लेकिन राज्य सरकार उसका सपोर्ट करते हुए अपने राज्य में अलग से कुछ प्लान कर रही है। जैसे कि पूरे देश में ट्रेन चलाने का काम भारतीय रेल परिवहन के माध्यम से पूरा रेल मंडल करता है, वो सेंटर का काम हो गया। लेकिन प्रत्येक राज्य में अपनी स्टेट रोडवेज होती है कि नहीं होती है? जैसे राजस्थान रोडवेज, यूपी रोडवेज, है ना, इस प्रकार से रोडवेज चला करती है ना। ठीक वैसे ही सेंटर की कुछ योजनाएं जो होती है वो तो पूरे देश में लागू होती है, और राज्य अपने लिए भी कुछ स्कीम निकालता है, वो राज्य के लिए लागू होती है। वैसे ही जल से संबंधित भी सरकारों ने अलग अलग योजनाएं निकाली, और वो अलग अलग सरकारों की जो योजनाएं हैं वो अपने स्टेट में ही चलेगी। लेकिन सेंटर से जो योजना बन के आ रही है दिल्ली सरकार से, जिसे हम केंद्र सरकार कह सकते हैं, उस केंद्र सरकार से जो योजना बन के आ रही है वो पूरे देश में लागू होगी। लेकिन राज्य ने खुद ने योजना बनाई है वो अपने देश में। अभी हम देखेंगे जब हम एक एक को पढ़ेंगे
तो हम समझेंगे कि कुछ योजनाएं इसमें प्रमुख कदम में क्या है। प्रमुख कदम में कुछ योजनाएं तो ऐसी है जो जल का सही उपयोग करने के लिए केंद्र सरकार बना रही है, कुछ योजनाएं ऐसी है जो जल का सही सदुपयोग करने के लिए राज्य सरकार बना रही है। कौन बना रही है? राज्य सरकार। तो राज्य सरकार वाला राज्य में लागू होगा। तो ऐसे कदम का मतलब है या प्रमुख कदम का मतलब है सरकार की योजनाएं, सरकारी जल योजना। जल से संबंधित सरकार की जो योजनाएं हैं वो क्या कहलाएगी? सरकारी जल योजनाएं या सरकार के जल के प्रति सजगता वाले कदम। इसमें पहला कदम सरकार ने उठाया हरियाली के नाम से। किसके नाम से? हरियाली के नाम से। ये जो प्लान है हरियाली, ये केंद्र सरकार का है। कहाँ का है? केंद्र सरकार का। सबसे पहले इसको पढ़िए, फिर इसको समझते हैं। केंद्र सरकार द्वारा परिवर्तित यानी लागू किया गया जल संभर विकास परियोजना है, यानी जल से संबंधित परियोजना है। इस योजना से ग्रामीण जल संरक्षण करके पेयजल की समस्या को दूर करने के साथ साथ वन रोपण, देखो क्या आ रहा है, वन रोपण, मत्स्य यानी मछली पालन, सिंचाई की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? गांव के लोग। क्या कर सकते हैं? पीने के पानी की सुविधा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये जो हरियाली परियोजना है इसको आप ध्यान से समझें। हरियाली परियोजना सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली। किसने निकाली है? केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार ने निकाली है। ये योजनाएं पूरे देश में लागू होगी, यानी सेंटर की जो योजना होगी वो पूरे देश में लागू होगी। वैसे हरियाली जो परियोजना आई है वो जैसे ही आई है पूरे देश में क्या हो गई? लागू हो गई। अब सवाल ये आता है कि ये हरियाली परियोजना है क्या? हरियाली परियोजना के तहत, इस स्कीम के तहत या इस प्लान के तहत जल से संबंधित कुछ सुझाव दिए गए जो लोग गांव में रहते हैं, यानी ग्रामीण एरिया से, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। यानी हरियाली परियोजना गांवों के लिए है। किसके लिए है? गांवों के लिए। दूसरा, हरियाली परियोजना जल से संबंधित या जल से जूझ रहे या जल की कमी से जूझ रहे उन गांवों के लिए दिया गया प्लान है जहां हमेशा जल की कमी रही है। हमने रोलेगन जो एक मॉडल पढ़ा था, एक गांव का नाम रोलेगन, पिछले लेक्चर में। उस रोलेगन जो अहमदनगर महाराष्ट्र का एक गांव था, आर्मी का एक जवान आता है और उस गांव में खुशहाली भर देता है। 1975 से लेकर आज तक उस गांव में ऐसी कोई चीज़ नहीं है या ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो वहाँ पे नहीं है। आपने देखा, पढ़ा और समझा पिछले लेक्चर में। तो वैसे ही सरकार चाहती है कि ऐसा मॉडल हर जगह चले और ऐसे मॉडल को सही रूप देने के लिए सरकार योजनाएं लाती है और उन्हीं योजनाओं में से हरियाली योजना ये कहती है गांव में जो भी पानी होता है उसका संरक्षण करो। संरक्षण कैसे किया जा सकता है? तो हरियाली योजना कहती है जो पानी आता है उसको तालाब में इकट्ठा कर दो। किस में इकट्ठा कर दो? उस पानी को तालाब में इकट्ठा कर दो या फिर उसको झील में इकट्ठा कर दो। फिर उस पानी के साथ आप क्या कर सकते हैं? उस पानी में मछलियां पाल सकते हैं। क्या पाल सकते हैं? मछली का पालन कर सकते हैं। अगर वो वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल माना जाता है, बारिश का जो जल होता है वो सबसे शुद्ध माना जाता है। क्यों? क्योंकि उस में वर्षा का जो जल होता है वो शुद्ध इसलिए माना जाता है क्योंकि वो शुद्ध रूप से बिल्कुल एकदम से साफ आता है, प्रदूषण का इफेक्ट उसमें नहीं दिखाई देता है, इसलिए उसको शुद्ध रूप कहा जाता है। अब जो वर्षा का जल होता है उसका संरक्षण करके, उसको एकत्रित करके उसमें मछली पाली जा सकती है, उससे सिंचाई की जा सकती है, पशु पक्षियों को पिलाया जा सकता है, वन उगाए जा सकते हैं उससे, और यहाँ तक कि पेयजल यानी व्यक्ति खुद पीने के लिए उसको काम में ले सकता है। इसीलिए कहा गया है केंद्र सरकार द्वारा परिवर्तित यानी चलाई गई है जल संभर विकास। जल संभर मतलब जो जल पड़ा है बारिश के रूप में उसका सही सदुपयोग किया जाए। जल संभर विकास परियोजना का मतलब होता है सरकार की नीति। इस योजना से ग्रामीण जल संरक्षण करके पेयजल की समस्या को दूर करने के साथ साथ वन को रोपा जा सकता है, मछली को पाला जा सकता है, वनों को उगाया जा सकता है, व्यक्ति पानी पीने के लिए काम में आ सकता है, काम में ले सकता है। ढेर सारी सुविधाएं इस हरियाली प्रोग्राम से लगी। तो आप प्रमुख कदम में जैसे ही जाए तो सबसे पहले एच याद रखें कि सबसे पहला प्लान गवर्नमेंट का है हरियाली। देखो हरियाली दिखाई दे रही है आपको, बिल्कुल हरा भरा सा। कैसे काम में लिया गया है इसको? इस पानी का सदुपयोग करके। अगला प्लान अगर हम देखें तो नीरू मीरू। नीरू मीरू का मतलब होता है नीर मेरा, नीर मेरा।
नीर का मतलब होता है पानी, नीर का मतलब क्या होता है? पानी। और मेरा, मीरू का मतलब मेरा होता है, तो पानी मेरा, यानी जो भी पानी दिखाई दे आपको वो मेरा है। उसका संरक्षण ऐसे करना है कि ये सारा पानी मेरा है, उसको घर का पानी समझ के, उसको खुद का पानी समझ के, उसे पराया ना समझ के, उसको गले लगा के उसका सही संरक्षण करना चाहिए। गले लगाने का ये मतलब नहीं है जाके तालाब में कूद गए, ये लो साहब गले लगा लिया है ना, खुद गले लग गए जाके, ऐसा नहीं करना है। नीरू मीरू योजना जो है पानी के उस क्षेत्र के लिए की गई है जब पानी जो है उसका आप किस प्रकार से उपयोग करते हैं, यानी जल और आपका क्या कनेक्शन है। और ये सबसे पहले सोचने वाले आंध्र प्रदेश के लोग हैं। यानी रोलेगन सीधी जिस प्रकार से महाराष्ट्र की एक सोच है, वैसे ही आंध्र प्रदेश की एक सोच है जिसका नाम है नीरू मीरू। क्या नाम है? यानी नीरू मीरू आंध्र प्रदेश की एक परियोजना है, जल से संबंधित परियोजना है, और जल से संबंधित सारी चीजों का सही तरीके से व्यवस्थित करने का एक प्लान है। समझते हैं इसको और देखते हैं। ये कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में चलाया गया है। कहाँ चलाया गया है? आंध्र प्रदेश में चलाया गया। अब आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में चलाया गया तो किसका है? केंद्र सरकार का है। अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा था कोई भी प्लान अगर पूरे देश में लागू होता है वही केंद्र सरकार का होता है, लेकिन केंद्र सरकार ने स्पेशली चलाया है किसके लिए? आंध्र प्रदेश के लिए। तो इसमें सपोर्ट कौन कर रहा है? आंध्र प्रदेश का राज्य सरकार। कौन कर रहा है इसमें सपोर्ट? आंध्र प्रदेश का राज्य सरकार। ठीक है, अब क्या होता है इसमें जितना भी खर्चा आएगा उसका 70% के आसपास कौन देगी? केंद्र सरकार। 30% का खर्चा कौन देगी? ये काल्पनिक आंकड़ा मैंने लिया है। कुछ खर्चा जो है उसमें जो लागत आती है किसी भी काम में, अगर एक होती है संयुक्त परियोजना। क्या होती है? संयुक्त परियोजना। एक होती है सार्वजनिक रूप से सिर्फ सेंटर की परियोजना, और एक होती है स्टेट परियोजना। तीन प्रकार की योजनाएं होती है हमारे देश में। एक तो केंद्र की जो योजना होती है वो देश के में सब जगह लागू होती है और वो देश से लगाई जाती है। अगर राज्य उसके साथ मिलकर काम करता है तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करने की वजह से वो जो है संयुक्त परियोजना हो जाती है दोनों के मिलने का। एक सिर्फ राज्य की होती है तो वो राज्य सरकार की परियोजना है। तो तीन परियोजनाएं होती है। तो वैसे ही जो नीरू मीरू परियोजना है वो आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार की तो है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, लेकिन वो चलाई कहां से गई है? केंद्र सरकार से। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों चला रही है, तो देखो जॉइंट रूप से चला रही है। कैसे चला रही है? जॉइंट रूप से चला रही है, यानी कि दोनों में सहमति बनी उसके बाद इसे शुरू किया गया, इसलिए ये नीरू मीरू प्लान कहलाता है। और ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी आंध्र प्रदेश की सरकार और हमारी दिल्ली की गवर्नमेंट, केंद्र सरकार इंडियन ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से इसको सही तरीके से व्यवस्थित किया गया है। आंध्र प्रदेश में चलाया गया है, जिसका तात्पर्य यानी अर्थ है जल और आप, यानी आप जल का उपयोग कैसे करते हो, जल का उपयोग कैसे आपको करना चाहिए, जल वास्तव में क्या कार्य करता है, और जल से संबंधित जितनी भी बातें होती है वो सब कुछ इसमें देखी जाती है जल और आप में। किसमें देखी जाती है? जल और आप में। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों को जल संरक्षण की विधियां सिखाई गई है, यानी कि जल संरक्षण की विधियां कोई बड़ी बात नहीं होती, हर व्यक्ति सिखा सकता है, सिर्फ 20 मिनट का काम होता है, लेकिन वहां के लोगों में उस चीज को लागू कराने में समय लगता है। जैसे मैं किसी गांव में गया, जैसे हम रालेगन की जब कहानी पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा कि आर्मी का सोल्जर आया, क्या उसकी बात लोगों को पहली बार में ही समझ में आ गई? कतई नहीं आई थी। 1975 में उन्होंने आते ही तालाब बनाया था। तालाब जब बनाया था तो लोग आए ही नहीं थे, 10-12 लोग आए और तालाब की जो दीवारें कच्ची रह गई और पूरा पानी रिस गया। और फिर वहां के लोगों ने सोचा यार ये सही कह रहा था, आज पानी की दिक्कतों का हमें सामना करना नहीं पड़ता। अगर उस आर्मी के सोल्जर की बात पहले ही मान लेते तो फिर दूसरी बार जब आर्मी के सोल्जर ने सबको पुकारा तो आधा गांव चला गया था और उस तालाब की दीवारें इतनी मजबूत कर दी थी कि उसमें जो है पानी आराम से भर चुका था और आने वाले 1 साल तक पानी आराम से चला। तो योजना बताने में कितना समय लगा? 20 मिनट लगा, लेकिन लागू कराने में उन्हें 1975 से 1976 यानी 1 साल पूरा लग गया। यानी मेरा कहने का मतलब है नीरू मीरू जो परियोजना है वो गांवों के लोगों को यानी आंध्र प्रदेश के लोगों को जाकर ये समझाती है कि तुम्हारे यहाँ जल की कोई कमी नहीं है, बारिश बहुत आती है, तुम्हें आना चाहिए सही तरीके से संरक्षण। क्या आना चाहिए? सही तरीके से जल का संरक्षण कैसे करना है ये तुम लोगों को टेक्निक आना चाहिए, ये आइडिया आप लोगों के पास होना चाहिए। और इसमें आंध्र प्रदेश सरकार आपके साथ है और केंद्र सरकार आपके साथ है। इस जल का सही उपयोग करो, यानी जल संरक्षण प्रबंधन की ओर उठाया गया राज्य सरकार
सरकार और केंद्र सरकार का नीरू मीरू प्लान आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है भाई? आंध्र प्रदेश में। जबकि हरियाली प्लान भारत के प्रत्येक गांव के लिए है। किसके लिए? हम 2 कदम सरकार के पढ़ चुके हैं जो जल का संरक्षण कर रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि इसके बाद एक लेक्चर और होगा मेरे हिसाब से, उसके बाद ये चैप्टर खत्म है ना, फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम। अब देखो, अरवारी पानी संसद, ये क्या है भाई? ये बात हम करेंगे अब राजस्थान की। बताओ, आंध्र प्रदेश की बात करते ही नीरू मीरू दिमाग में आ जाना चाहिए, हरियाली की बात करते ही पूरा देश दिमाग में आ जाना चाहिए, और अरवारी 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 पानी की बात करते ही राजस्थान में जौहर की खुदाई एवं रोक बांध बनाकर जल प्रबंधन किया गया। यानी ये बड़ा खतरनाक है। इसको लागू करने में सरकार को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि राजस्थान के लोगों का फेवरेट रह गया जौहर की खुदाई, यानी कुआं खोदना। क्या खोदना? कुआं। अब कुआं जब खोदा जाता है जब पानी की बहुत ज्यादा किल्लत आ जाए, पानी की बहुत ज्यादा किल्लत आ जाए। और जहां कुएं खोदे जाते हैं इसका मतलब पानी अंदर जो है उसमें जल प्रदूषण पक्का होगा, डेफिनेटली होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इस कुएं को रोकने के लिए कुआं खुदाई एवं रोक, कुआं खोदने पर रोक लगा दी गई। जौहड़, जौहड़ का मतलब होता है कुआं, इसे जौहर भी कहते हैं और जौहड़ भी कहते हैं। राजस्थान के झुंझुनू क्षेत्र में इसको जौहड़ कहा जाता है, राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में इसे कुआं कहा जाता है। ज्योग्राफी की टर्मिनल और टेक्निकल भाषा में कभी कभी इसको कूप कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कूप। ठीक है ना। ये रोक लगा दी गई और बांध बनाकर, यानी बाहर जो पानी आ रहा है धरातल पर उसको बांध बनाकर रोकने का प्रयास किया गया, जल प्रबंधन किया गया। और ऐसा ही प्रयास हुआ सबसे पहले बनास नदी जो राजसमंद से निकलती है। कहां से निकलती है? राजसमंद से निकलती है। और ये नदी जैसे ही बनास से आ रही थी तो ये टोंक जिले में पहुंची। कहां पहुंची? टोंक जिले में। ठीक है। टोंक जिले में जैसे ही पहुंची तो इस नदी को यहाँ थोड़ा सा रोका गया, और रोकना कहलाता है बांध बनाना। क्या कहलाता है? तो यहाँ एक बांध बना दिया गया। क्या बना दिया गया? एक बांध बना दिया गया। और इस बांध से 2 शहरों को जल दिया गया। कितने शहरों को जल दिया गया? 2 शहरों को जल दिया गया। एक तो अजमेर शहर को इससे जल दिया गया। कौन से शहर को दिया गया भाई? अजमेर शहर को जल दिया गया। और एक इससे जयपुर शहर को जल दिया गया। दोनों शहरों को सिर्फ पीने का पानी दिया गया, इसलिए यह पेयजल परियोजना है। कौन सी परियोजना है? पेयजल परियोजना। पेयजल परियोजना। आप समझ गए, परियोजनाएं इस प्रकार बनती है, बांध इस प्रकार से बनाया जाता है, उससे छोटी लिफ्ट नहरें निकाल दी जाती है, यहाँ पानी इकट्ठा रहता है, यहाँ से पानी जाता रहता है और ये बांध भरा हुआ रहता है। ये अजमेर और जयपुर का पेयजल जो है इस बनास नदी से पूरा होता है। और इस टोंक में जो बांध बना हुआ है इसको कहते हैं बिसलपुर बांध। क्या कहते हैं? बिसलपुर बांध। तो ऐसी अरवारी योजना से बना है। किससे बना है? अरवारी पानी योजना या पानी संसद के रूप में डेवलप हुआ है। तो जौहर जो है, कुआं जो है उसको तो खोदने पे लगा दी थी रोक, और ऐसी योजनाओं को दे दिया था। तो जब ऐसी योजनाओं का राजस्थान करने लग गया था विकास सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके, तो फिर जैसे ही नीरू मीरू तो आंध्र प्रदेश, अब जैसे ही अरवारी तो राजस्थान, जैसे ही हरियाली तो पूरे देश के गांव। 3 हम कदम पढ़ चुके हैं। किससे संबंधित? जल से संबंधित। किससे संबंधित? जल संरक्षण को लेकर, जल का सही सदुपयोग करने को लेकर, जल का क्या उपयोग हो सकता है, ये जो योजना है जल संभर प्रबंधन कहलाती है। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में सरकार द्वारा घरों में जल संग्रहण संरचना आवश्यक कर दी गई। यानी तमिलनाडु की जो सरकार है वो घरों में जो जल होता है वहाँ ये बेसिकली रूल्स और रेगुलेशन ही लगा दिए कि जिस घर में जल का जो पानी है उसको इकट्ठा करके नहीं रखा जाएगा, उसको सरकारी योजनाओं से भी वंचित करने का प्लान कर रही है गवर्नमेंट। तो तमिलनाडु का ये जो डिसीजन है तारीफ काबिल है। क्या है? हम पढ़ क्या रहे हैं आपको पता होना चाहिए। हम जो बात पढ़ रहे हैं वो ये है कि जो पानी हमारे पास भूमि पर है, जो पानी हमारे पास धरातल पर है और जो जमीन के अंदर यानी भूमिगत है, उसमें से किस पानी का हम सदुपयोग ज़्यादा करें, तो वो होता है वर्षा के जल का संचयन करें, उसको इकट्ठा करें। तो वो हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके लिए सरकार जो है लोगों को क्या जागरूक कर रही है? तो हाँ कर रही है। पहला प्लान बनाया हरियाली प्लान।
दूसरा हरियाली पूरे देश के गांवों के लिए। दूसरा नीरू मीरू सिर्फ आंध्र प्रदेश के लिए बनाया गया। फिर अरवारी के नाम से पानी संसद के अरवारी पानी संसद के नाम से राजस्थान के लिए बनाया गया। अरवारी पानी संसद कुएं खोदने पर रोक लगा के बांध बनाने की ओर सुझाव देती है। आंध्र प्रदेश की योजना जो है वो इकट्ठा जो पानी है उसको वनों में आदि चीज़ों में मत्स्य पालन मछली पालन आदि में काम लेने की बात करती है। तमिलनाडु में जब योजना चलाई गई तमिलनाडु की सरकार के द्वारा ही चलाई गई, सिर्फ यहाँ की राज्य सरकार द्वारा। इसमें आप याद रखें सिर्फ एक यही है जिसमें अपनी सरकार ने मतलब राज्य की सरकार ने, केंद्र का कोई रोल नहीं है इसमें। तमिलनाडु के लोगों ने कहा कि जो व्यक्ति घर में पानी के लिए कुंड नहीं रखेगा या टैंक नहीं रखेगा और वर्षा का जल जो छत से आ रहा है उसको घर में रिजर्व नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या होगी? कार्रवाई। तो सबसे खतरनाक काम तो इस तमिलनाडु ने किया है ना। तमिलनाडु के लोगों ने, सरकार घरों में जल संग्रहण संरचना बनाकर रखेगी, यानी नाडू यानी नाडी, नाडी यानी तालाब भरा हुआ ही रहना चाहिए घर के अंदर, तो जल संग्रहण हो जाएगा। जल संभर प्रबंधन, जल का उपयोग करने के लिए वर्षा के जल या नहर के जल या धरातल के ऊपर जितना भी जल है उसका सही सदुपयोग कर लो लाडले, यही जल संभर प्रबंधन है। क्या है? जल संभर प्रबंधन। आगे देखिएगा, वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्रित करने की विधि है वर्षा जल संग्रहण के उपयोग। यानी ये वर्षा जल संग्रहण बता रहा है कि वर्षा के जल को आप रोक लो, वही वर्षा जल संग्रहण है। और उसी वर्षा के जल के साथ धरातल पर और जो कहीं भी जल दिखाई दे रहा है उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर लो, जल संभर प्रबंधन है। क्या है? जल संभर। अभी भी है कोई ऐसा बच्चा जिसको जल संभर समझ में नहीं आया? बार बार वो समझे यार ये जल संभर क्या है, एक बार 10 सेकंड के अंदर समझ लो इसको। जल संभर, जो भी धरातल पर जल पड़ा है उसका सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाए और इसके लिए नियम और नीतियां बनाना, प्लान बनाना और ये एक रूपरेखा तय करना कि इस जल का उपयोग सही तरीके से वनों में लिया जा सकता है, मछली पकड़ने में लिया जा सकता है, शुद्ध करके पीने में लिया जा सकता है और वर्षा का जल वैसे ही सबसे शुद्ध होता है। तो ऐसी रणनीति बनाना जल संभर कहलाता है और नियम आप बना रहे हैं इसलिए आगे लग जाता है प्रबंधन, तो जल संभर प्रबंधन बन जाता है। वर्षा का जल जो है उसको इकट्ठा करते हैं तो वर्षा जल संरक्षण कहलाता है। आगे बात समझ में? कभी कभी जल संभर प्रबंधन भूमिगत के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये क्या है? वर्षा के जल को रोकने और एकत्रित करने की विधि है वर्षा जल संग्रहण के उपयोग। यानी पानी जो आपने वर्षा से इकट्ठा किया है, बारिश से जो पानी इकट्ठा किया है उसका उपयोग क्या ले सकते हैं आप देखिए। पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है जिसे सिंचाई तथा पशु के लिए उपयोग किया जा सकता है। पानी जो है उसको आप इकट्ठा कर लेते हैं, जो वर्षा का पानी है उससे आप सिंचाई कर सकते हैं बाद में और पशु को पिला सकते हैं। जैसे आपने एक नहर टाइप, नहर नहीं कहकर इसको हम कह सकते हैं, बड़ा झील बना दिया, फिर उसमें पाइप लगा दो जब आपको सिंचाई के लिए जरूरत पड़े। जैसे अजमेर की जो आना सागर झील है उससे गोविंदगढ़ में पानी देकर सिंगाड़े उगाए जाते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि जल का उपयोग ऐसे किया जा सकता है, जबकि आना सागर में वर्षा का जल है। किसका जल है? वर्षा का। तो ऐसी कई जिले हैं, ऐसी झीलें यानी लेक, ऐसी कई लेक है जिनका उपयोग इस प्रकार से किया जाता है। कई जिले ऐसी है जिसमें मछलियां पाली जाती है तो रोजगार मिल जाता है लोगों को। तो ये वर्षा के जल से ही संभव है। किससे संभव है? वर्षा के जल से ही संभव है। भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोकता है। अगर वर्षा के जल को आप रोक लेते हो तो भूमि का जो पानी है उसका लेवल वहीं रह जाता है, क्योंकि उसको बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, बाहर वाला ही पानी आप काम में ले रहे हैं। ठीक है ना? तो भूमिगत जल यानी भूमि के अंदर वाला जो जल है, जो भूमि के अंदर है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, उसका स्तर नीचा होने से रुक सकता है। नीचा अगर जल का स्तर चला जाता है तो पानी की कमी आ जाती है, क्योंकि आप सब जानते हैं 97% पानी पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य नहीं है। कौन सा? समुद्रों का पीने योग्य नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 3.1 या 3% इसको मान लो आप, 3% पानी ही पीने योग्य है। कितना है? पीने योग्य।
पूरे विश्व की हम 17% जनसंख्या लेके बैठे हैं और हमारे पास 3% पानी पीने योग्य है, तो आप सोचो क्या हालत है। पूरे विश्व का हम 4% क्षेत्रफल लेके बैठे हैं और हमारे पास पानी इतना ही है, तो फिर बताओ पानी की कितनी बड़ी समस्या है। इस पूरे चैप्टर में हम पानी की बात करते आए हैं। अगर वर्षा के जल को हम रोक लेते हैं तो सबसे बड़ा फायदा कि जमीन में जो पानी है उसका स्तर वहीं रह जाता है, वो और नीचे नहीं जाता है। दूसरा, पानी को जब रोक लेते हैं तो मृदा यानी मिट्टी जो है उसका अपरदन होने से रुक जाता है। अपरदन का मतलब होता है पानी के साथ मिट्टी का बह कर जाना। पानी के साथ मिट्टी जो होती है वो बहकर चली जाती है, वो आगे जाके तो कहीं जलोढ़ मिट्टी का रूप ले लेती है, लेकिन जहां से गई है वहां की तो उपजाऊ क्षमता खत्म हो चुकी है। यानी मिट्टी जहां से उठकर ऊपर की मिट्टी जो होती है, मिट्टी में कई सहस्त्र पाए जाते हैं, हमने 11th में पढ़ा। सहस्त्र का मतलब होता है स्टेप, 1 स्टेप 2 स्टेप। मृदा की परिच्छेदिका के नाम से पहले चैप्टर में भी आता है इसका नाम, मृदा की परिच्छेदिका। तो एक स्टेप बने हुए हैं मिट्टी के। अगर पहला स्टेप चला जाता है तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता ही खत्म हो जाती है, क्योंकि पहली लहर जो होती है उसमें काफ़ी फास्फोरस होते हैं, नाइट्रोजन होता है, और फास्फोरस नाइट्रोजन में बोरॉन होता है, और उस बोरॉन से पत्ते जो होते हैं किसी भी फसल के, जड़ें और पत्तियां जो होती हैं वो मजबूत होती है। अगर वो चीज़ चली जाती है तो फसल अच्छी होगी क्या? कतई नहीं होगी। इसलिए पानी, वर्षा के पानी को अगर नहीं रोकते हैं तो बहता है, वो नुकसान तो है ही, साथ में मिट्टी जो होती है उसको ले जाता है और बाढ़ जो है उसके आने के चांस बन जाते हैं। इसलिए अगर उसको हम रोक लेते हैं तो मृदा अपरदन भी रुक जाता है और बाढ़ भी रुक जाती है। अगर हम पानी को नहीं रोकते हैं तो बाढ़ भी आती है और मिट्टी भी चली जाती है, नुकसान ही नुकसान है। अब आप समझे होंगे इस बात से कि पानी को रोकना कितना महत्वपूर्ण है। आज तक तो हम यही सोच रहे थे कि तालाब में पानी इकट्ठा कर लो फिर गर्मियों में नहाते रहेंगे पूरी साल, है ना, लेकिन इसके बहुत सारे उपयोग है। फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे दूषकों को कम करके भूमिगत जल की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। जमीन का जो पानी है वो वर्षा के जल के बजाय थोड़ा प्रदूषित होता है। सबसे शुद्ध जल माना जाता है वर्षा का जल, क्योंकि भूमि वाले जल के अंदर तो फ्लोराइड भी होता है, और जिससे आपको पता है फ्लोरोसिस बीमारी होती है। फ्लोरोसिस एक बीमारी होती है, फ्लोरोसिस, जो यूपी के कई क्षेत्रों में है। मैंने जो है इसका जिक्र पहले भी किया है। लगभग 296 गांव में ये फैली हुई है। इससे क्या होता है, आदमी कुबड़ हो जाता है, हड्डियां मुड़ जाती है, दांत टेढ़े हो जाते हैं ना, टेढ़े मेढ़े दांत वाले, टेढ़े मेढ़े कुरकुरे नहीं है, दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं इस फ्लोरोसिस से। कैसे पता चलता है इस फ्लोरोसिस के जीवाणु का? तो पानी जैसे ही हम किसी बड़े टब में या फिर बड़े मटकी के अंदर भरते हैं तो कुछ डॉट 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 धुंधले कलर के, चॉकलेट कलर के, है ना, धुंधले से बन जाते हैं, वही फ्लोराइड होते हैं और उनसे फ्लोरोसिस बनता है। तो ये कौन से जल में होता है? ये भूमिगत जल में होता है। किसमें होता है? भूमिगत, जिससे फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे दूषकों को कम किया जाता है। तो ये भूमिगत जल में ये सारी चीजें होती है। आगे देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण चीज क्या है? जल का पुनः चक्र या पुनः उपयोग। जल का हम दोबारा उपयोग कैसे कर सकते हैं? अब आप बताओ, सब कुछ खाली खाली है ना, बिल्कुल कर सकते हैं, इसीलिए खाली रखा है। जैसे पानी है, ठीक है, ये पानी है, इससे हमने पहले हम नहाए, ठीक है, नहाने के बाद ये यहां से बाहर निकला तो एक तो कीचड़ बन के यहीं इकट्ठा हो गया तो मच्छर फैलेंगे। एक इस पानी की ऐसी व्यवस्था कर दी जाए, जो नहाने का पानी है ज़्यादा गंदा नहीं है, इसे सड़कें जो होती है, क्या होती है भाई? सड़कें जो होती है उसको धोने के काम में लिया जा सकता है। सड़कों को क्या करने के काम में? धोने के काम में लिया जा सकता है। ऐसे कई उपयोग है। जो आग बुझाने आती है फायर ब्रिगेड, उसमें भी ऐसे पानी को काम में लिया जा सकता है। तो पुनः चक्कर का मतलब होता है पानी का दोबारा प्रयोग। एक पुनः चक्कर और होता है, जैसे कि ये एक महासागर है, ये क्या है? महासागर, और इस महासागर में पानी है। ध्यान से समझना, क्योंकि हम जो पढ़ेंगे यह है संवहन क्रिया। क्या है? संवहन क्रिया। यह भी जल का पुनः चक्कर कहलाती है। क्या कहलाती है? जल का पुनः चक्कर। यहां है सूर्य, यह क्या है? सूर्य, ये सूर्य देवता है भाई, यह है सूर्य, भगवान सूर्य देवता है ना। और ये क्या है? महासागर है, जिसके अंदर जल होता है। क्या होता है? जल होता है। अब इस महासागर पर इस सूर्य की किरणें पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? बिल्कुल पड़ रही है साहब, बिल्कुल जा रही है सीधी सीधी। तो ये क्या होगा? पानी, ये जो पानी है पूरा इस महासागर का, ये धीरे धीरे होने लग जाएगा भाई साहब गर्म। क्या होने लग जाएगा?
गरम, गरम होके ये जाने लगेगा ऊपर। कहाँ जाने लगेगा? ऊपर की तरफ जाने लगेगा। कहाँ जाना चाहता है ये? ठीक है, देखिएगा ये ऊपर की तरफ जाने लग गए, यहां से इस प्रकार से ऊपर की तरफ गरम होके कहाँ जाने लग गया? ऊपर की तरफ जाने लग गया ऐसे। ठीक है, ऊपर की तरफ जाके यहां हुआ ठंडा, यहां क्या हो गया? ठंडा हो गया। ठीक है, अब ये कोई भी चीज गर्म या ठंडा जब होती है तो उस पर क्या असर पड़ता है, इसको हम देखने वाले हैं। अब ये ऊपर जाकर हुआ है ठंडा, क्या हुआ भाई? ठंडा हुआ है। ये जो पानी जैसे ही ऊपर गया यहाँ पे ठंडा हुआ, और ठंडा होने से इसके बन गए बादल। क्या बन गए? ये बादल। ठीक है, ये बन गए आपके बादल। अब कोई भी चीज गर्म होती है तब वो होती है हल्की। कैसी होती है? हल्की। और कोई भी चीज जब ठंडी होती है तब वो होती है भारी। जब क्या होती है? भारी। तो ये जो पानी है पहले गर्म हुआ तो हल्का हुआ, इसका मतलब धूप के कारण वाष्प बनकर ऊपर की ओर उठने लग गया। जब ये ऊपर की ओर उठा तो ऊपर जाने के बाद बादल बने, बर्फ का रूप लिया, भारी हुआ तो नीचे आने लगा, और नीचे जैसे ही इसको टेम्परेचर मिला तो ये जैसे ही धीरे धीरे बादल खुलने लगे तो ये बूंदाबांदी करने लगा। इस प्रकार से क्या करने लगा? इस प्रकार से जो है इसके पानी का जो वाष्प ऊपर गया था वो नीचे की तरफ आने लगा। किस तरफ आने लगा? बताओ, ये वापस उसी जगह आ रहा है जहां से उठा था? उसी जगह नहीं आ रहा है ना जहां से उठा था, साइड में जा रहा है ना। इसीलिए वर्षा की जो बौछार होती है, पानी की जो बौछार होती है, ये तिरछी होती है। क्या होती है? तिरछी। और इससे होती है वर्षा, तिरछी वर्षा। तिरछी वर्षा। इस तरफ भी यही होगा, तिरछी वर्षा। और वर्षा इस प्रकार होती है। ये कौन सी प्रक्रिया है? वर्षा। तो संवहन प्रक्रिया भी एक जल का पुनः उपयोग करने की प्रक्रिया है। जल ऊपर जाता है और नीचे आता है, दोनों पुनः उपयोग अलग अलग है। एक तो वो जल जो धरती पर है, किस पर है? धरती पर है, और इसका उपयोग जो है हम एक से बढ़कर एक या एक से अधिक कार्यों में ले रहे हैं। एक से अधिक कार्यों में इसका अगर हम उपयोग ले रहे हैं तब ये जो जल होगा ये पुनः चक्र कहलाएगा और पुनः उपयोग कहलाएगा। और पुनः चक्र का मतलब है संवहन प्रक्रिया। क्या है? तो दोनों पुनः चक्र और संवहन प्रक्रिया दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों में ही जल जो है राउंड द क्लॉक घूमता है। कैसे घूमता है? राउंड द क्लॉक। वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन के कई गुण होते हैं और उसमें हाइड्रोजन के कई गुण होते हैं, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कारण ही वर्षा का जल जो है सबसे शुद्ध माना जाता है। और जिस जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण होंगे वो डेफिनेटली सबसे शुद्ध जल होगा। जबकि अंदर से जो जल निकाला जाता है भूमि के अंदर से, उसमें कई प्रकार की समस्याएं, जल से संबंधित प्रदूषण और फ्लोराइड जैसे कण उसके अंदर मिलते हैं, जिससे फ्लोरोसिस जैसी बीमारियां होती है। तो इसीलिए वर्षा जल संरक्षण का हमें सही ढंग से और पुनः उपयोग भी हम कई बार कर लेते हैं। तो वर्षा जल संग्रहण जो होता है वो वर्षा के पानी का संचित रूप जो है तालाबों, नहरों आदि के माध्यम से, झीलों के माध्यम से करके इसके लिए अच्छा प्रबंधन करना जल संग्रहण प्रबंधन के साथ जल संभर प्रबंधन कहलाता है। अभी भी कोई बच्चा जिसको जल वर्षा संग्रहण समझ में नहीं आया या जल संभर प्रबंधन समझ में नहीं आया, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। और इस लेक्चर में हमने जो है उन सारी चीजों की बात कर ली है। अब एक लेक्चर और है जिसको बड़े मजेदार तरीके से हम अगले लेक्चर के साथ इस पूरे चैप्टर का ही समापन कर देंगे। मिलते हैं किसी शानदार लेक्चर में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।